नमस्ते बच्चों, आपका आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास में पहला पाठ आपका होगा इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा। पहला पाठ आपका होगा इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा। बच्चों, पहले हम लोग इस पाठ में इतिहास लेखन जानेंगे। इतिहास जो भी बीती हुई घटनाएं हैं, बीती हुई बातें हैं, बीती हुई कहानियां हैं, उसके बारे में जो भी जानकारी दी गई है वो स्रोतों के माध्यम से दी गई है। तो बच्चों, इतिहास के स्रोत, इतिहास लिखने के लिए इतिहास के कुछ स्रोतों को अपनाया जाता है। इतिहास के स्रोत में मतलब होता है इतिहास का स्रोत माने आना, इतिहास की जानकारी कैसे आती है। बराबर, इतिहास के स्रोत माने आपको समझ में आया होगा कि इतिहास की जानकारी आपको या लोगों को किस तरह से आती है। स्रोत माने आना। बच्चों, स्रोत का मतलब न समझ में आया हो तो एक बार उदाहरण के साथ फिर से सुनिएगा कि स्रोत माने जैसे एक एग्जाम्पल उदाहरण अगर दें तो जैसे आपके घर में जो आमदनी अगर होती है, जिस माध्यम से आती है, चाहे वह दुकान हो, चाहे वह ऑफिस हो, चाहे कोई भी हो, उसके जो माध्यम से आती है उसके आपके आय आमदनी का क्या है वो स्रोत है। बराबर। अब बच्चों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें कुल मिला के इतिहासकारों द्वारा 4 स्रोतों को अपनाया गया है। पहला है भौतिक स्रोत, दूसरा है लिखित स्रोत, तीसरा है मौखिक स्रोत, चौथा है दृश्य स्रोत। कितने साधन है तो बच्चों? 4 साधन। पहला भौतिक साधन, दूसरा लिखित स्रोत, तीसरा मौखिक स्रोत, चौथा दृश्य स्रोत। बराबर। इस तरह से हमारे इतिहास की जानकारी हम लोगों तक आती है, पहुँचती है। बच्चों, इसमें भौतिक स्रोत में हम लोग पहले जानेंगे भवन, गुफाएं, शिलालेख, स्मारक, किले, ताम्रपत्र, सिक्के। पहला जैसे भौतिक स्रोत में हम लोग भवन के बारे में जानेंगे। भवनों का निर्माण कैसे हुआ करता था, किस तरह से बनाया जाता था। पत्थरों का उपयोग किया जाता था, ईंटों का प्रयोग किया जाता था, या और कौन कौन सी चीज़ों से उपयोग करके भवन का निर्माण किया जाता है। बराबर। और दूसरे में गुफाएं। मानव को जब साधन नहीं थे उतने तो वो क्या किया करता था, पर्वतों पहाड़ों में छीने थोड़ी सी काट कर उसमें रहने के लिए अपने स्थान बनाया करता था। बराबर। दूसरा शिलालेख। जब कालिख, पन्ने, कागज, प्रिंटिंग, मुद्रण कला का मानव को ज्ञान नहीं था, विशेष तकनीकी का प्रभाव नहीं था, तो उसमें मानव शिलाओं के पत्थरों पे छेनी हथौड़ी से तराश कर लिखने का काम किया करता था। दूसरा स्मारक। आज तमाम हमारे स्मारकों में चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि मुगल शासकों के माध्यम से बनाई गई हैं या और अन्य लोगों के माध्यम से बनाई गई हैं, जो कि आज हमारी एक विरासत के रूप में वह विराजमान है। उसके बारे में भी उनको जानकारी प्राप्त होती है। किलों में राजा महाराजाओं की सेना वगैरह का निर्माण किया जाता था, उसमें शस्त्रों वगैरह को रखा जाता था। और किलों को बनाते समय एक बात को और ध्यान में रखा जाता था तो उसको हाइटेड, ऊंचाई पे भी होना चाहिए, क्योंकि नीचे से कोई भी राजा, कोई भी शासक का, सेनाओं का अगर अटैक होता है, आक्रमण होता है, तो वह ऊंचाई पे होने के नाते दूर तक दिखाई दिया करता था। तो बच्चों, इस तरह से ताम्रपत्र, तांबे के पत्रे पर भी लिखे जाने की प्रक्रिया थी। अगला सिक्के। मानव
के शासन काल में लेन देन करने के लिए सिक्के भी हुआ करते थे। लेकिन सिक्के जो भी आज मिले हैं, चाहे वो जमीन के नीचे से मिले हों, चाहे और कहीं से मिले हों, ऐसे में सिक्कों पे जो भी कुछ लिखे गए हैं, प्राचीन समय के जो सिक्के हैं, उस पे इतिहासकारों में आज भी पढ़ने में मतभेद है। फिर भी बहुत सारे सिक्के ऐसे लिखे गए हैं, ऐसे सिक्के पाए गए हैं जिस पे स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है। तो बच्चों, ये आपका पहला स्रोत था, भौतिक स्रोत, जिसमें आपने भवन के बारे में जाना, गुफाओं के बारे में जाना, शिलालेख के बारे में जाना, स्मारक के बारे में जाना, किले के बारे में जाना, ताम्रपत्रों के बारे में जाना, सिक्कों के बारे में जाना। इसी तरह से इसी क्रम में इसी तरीके आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं लिखित स्रोत की तरफ। दूसरा जो है इतिहास के जानने के लिए लिखित स्रोत में कौन कौन से स्रोतों को अपनाया गया है। पहला पत्र व्यवहार, दूसरा ग्रंथ चरित्र, अगला है विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन, अगला है न्यायालय के निर्णय आदेश पत्र, अगला है राज दरबार के कामकाज संबंधी दस्तावेज। तो बच्चों, लिखित स्रोत में कौन कौन से इतिहासों की जानकारी उनको प्राप्त हुआ करती थी। राज दरबार के कामकाज संबंधी दस्तावेज बराबर। राज दरबार में राजाओं, राज दरबार जो हुआ करता था, राजाओं के रहने के लिए वहाँ जगह भी हुआ करती थी और उनके मंत्री वहाँ बैठ के सलाह परामर्श भी दिया करते थे कि कामकाज कैसे हो। तो राज दरबार में कामकाज कैसे हो, प्रजा की देखरेख कैसे होगी, सेनाओं का निर्माण कैसे होगा, मार्गों का निर्माण कैसे होगा, तमाम सारी बातों का वहाँ जो है राज दरबार में बातचीत हुआ करती थी। उससे संबंधित दस्तावेज बनाया जाता था, लिखने पढ़ने की प्रक्रिया आरंभ की जाती थी बराबर। ये तो समझ में आया होगा। अगला वंशावली, किस वंश के लोग, मुगल वंश, मौर्य वंश या किस वंश के जो लोग होते थे उसके बारे में भी इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। कौन सा देश कैसा किस वंश का था। अगला बच्चों आता है पत्र व्यवहार। आज की तरह टेलीफोन या और चीजें उस समय नहीं हुआ करती थी। मानव के जीवन में शुरू में इतना तकनीकी का विकास नहीं हुआ था। उस समय मानव क्या किया करता था, पत्रों को लिखकर एक दूसरे के माध्यम से दूसरे तक जानकारी पहुंचाने का काम किया करता था। अगला ग्रंथ, तमाम प्रकार के ग्रंथ हुआ करते हैं धर्मों के अनुसार। तो अलग अलग तरह के लोगों के ग्रंथ हुआ करते हैं, सभी लोगों के ग्रंथ समान होते हैं। उसमें हमको कैसे कौन से चीज़ों को मानना है, ये सारी जानकारियाँ होती हैं। चरित्र, कैरेक्टर, मानव का चरित्र या लोगों का चरित्र कैसा था, वह कौन कौन से कार्यों को किया करता था, वह कैसे लोगों के साथ व्यवहार किया करता था, इसके बारे में बताया गया। अगला है बच्चों विदेशी यात्रियों को यात्रा वर्णन। आज हमारे देश में बहुत सारी ऐसी, हम लोग अभी भौतिक स्रोत में इसकी चर्चा किए, जैसे बहुत सारी ऐसी वस्तुएं बनाई गई हैं जो कि विदेशों से लोग देखने के लिए आया करते हैं। साथ साथ देखने के साथ साथ व्यापार के लिए भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए अंग्रेज भारत देश में आए तो व्यापार के माध्यम से ही आए थे। तो विदेशी यात्री जो आते हैं उनका यात्रा जो करते हैं वो यात्रा वर्णन के बारे में जानकारी लिखी जाती है, लिखित स्रोत में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगला है बच्चों न्यायालय के निर्णय आदेश पत्र। न्यायालय क्या होता है? आज हमारे देश में लोगों को आपसी विवाद को सुलझाने के लिए भारत सरकार द्वारा न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिसमें आप लोग सुने होंगे जो कि न्यायालय 3 तरह के बताए जाते हैं। उन न्यायालयों में जिला स्तर पे भी न्यायालय हुआ करता है, उसके बाद उच्च न्यायालय हुआ करता है, उसके बाद सुप्रीम
कोर्ट भी हुआ करता है, लास्ट का न्यायालय होता है। इस तरह से कुल मिला के 3 न्यायालयों की व्यवस्था की गई है हमारे देश में। जिला स्तर पे न्यायालय होता है, जिला स्तर के साथ साथ और उसके आगे जाएंगे तो उच्च न्यायालय हुआ करता है, उसके आगे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता है। तो बच्चों उसके न्यायालय के निर्णय, जो न्यायालय निर्णय देता है, जो न्यायालय बताता है, उसके निर्णय के अनुसार आदेश का पत्रों को जारी करना, लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाना। तो बच्चों हमारे ख्याल से आप लोगों को लिखित स्रोत के बारे में समझ में आ गया होगा। अगला आपका आता है तीसरा मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत में आप क्या जानेंगे? लोकगीत, गाथाएं, श्लोक, कहावत, कहानी, बराबर। तो पहला मौखिक स्रोत में लोकगीत, लोगों के माध्यम से गाई हुई गीतों को सुनकर हम उसको इतिहास के बारे में हम श्रवण कर सकते हैं। गाथाएं, कहानियां वगैरह के बारे में हम लोग जानकर उस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा ही उस समय मानव जीवन को व्यतीत करते समय ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया करता था। श्लोक तमाम तरह के होते हैं, तो जैसे श्लोकों के माध्यम से हम लोग पंक्तियों को पढ़कर उसको स्पष्ट करते हैं, जानते हैं। कहावत, कोई भी कहावत ऐसी कही जाती है, जैसे तमाम बीच में बातें आती हैं कि लोग कहावत के रूप में उसका उपयोग किया करते हैं। कहानियों के माध्यम से भी हम इतिहास के मौखिक रूप से अपने परिवार, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के बारे में जानते हैं। फिर से एक बार इसको देखिए, मौखिक स्रोत को लोकगीतों के, लोगों के गीतों के माध्यम से जो जानकारियाँ हमको मिलती है सुनकर, उसको मौखिक स्रोत के अंतर्गत आता है। गाथाएं, कहानियाँ वगैरह सुनकर। श्लोकों में तमाम तरह की बातें आती हैं, चाहे वह संस्कृत का श्लोक हो, चाहे जो भी श्लोक हो, उससे हमको मौखिक रूप से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कहावत, कहानियों के रूप में, कहावत, ये जो लोग ऐसा कहते हैं, जैसे तमाम तरह की बातों का प्रचलन पहले था, आज भी है, आज भी लोग जनरल भाषा में उसका प्रयोग किया करते हैं। ऐसी भी कहावतों से हम मौखिक रूप से स्रोत की जानकारी, मौखिक स्रोत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कहानियों के भी माध्यम से। तो इस तरह से मौखिक इतिहास की जानकारी हम तक पहुँचती है। बच्चों पहला भौतिक स्रोत, दूसरा लिखित स्रोत, तीसरा मौखिक स्रोत, चौथा दृश्य श्रव्य स्रोत। तो बच्चों दृश्य श्रव्य स्रोत में रेडियो, टेलीविजन, आंखों से हम देखकर, रेडियो सुनकर, टेलीविजन में भी ऐसे ऐसे सीरियल, ऐसी ऐसी चीज़ें हमको दिखाई जाती हैं या रेडियो के माध्यम से सुनाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेडियो हुआ करता था, तो सभी लोग एक जगह बैठकर किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए तमाम तरह की बातें ऐतिहासिक रूप से बताई जाती थी। अब जो हमारे ख्याल से आप लोगों को इतिहास के जो स्रोत हैं, भौतिक स्रोत, लिखित स्रोत, मौखिक स्रोत, दृश्य श्रव्य स्रोत, ये सारी बातों के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो इसी कड़ी में बच्चों आप लोगों का हेडिंग है इतिहास लेखन की परंपरा। बच्चों इतिहास लेखन, इतिहास की घटनाएं तो बहुत पहले से ही घटती चली आ रही हैं, लेकिन मानव को लिखने की जो परंपरा थी यह भी बहुत पहले से ही चली आ रही है। जैसा कि हमने भौतिक स्रोत में आप लोगों को शिलालेख बताया, तो जब मानव को उस समय इतिहास लेखन की परंपरा में कागजों का, कालिख का, कलमों का उपयोग विशेष तरह से नहीं हो पाता था, तो मानव उस समय क्या किया करता था? छीनी हथौड़ी से तराश कर पत्थरों पर भी लिखने का काम किया करता था। तो बच्चों आपकी नेक्स्ट हेडिंग जो आती है वह आधुनिक इतिहास लेखन की प्रक्रिया आती है।
यह पद्धति में बच्चों आधुनिक इतिहास लेखन की पद्धति में कुल 4 रूप से प्रमुख रूप से विशेषताएं बताई गई हैं। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है बच्चों। इसकी शुरुआत प्रश्नों के प्रस्तुत करने से होती है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? प्रश्नों के प्रस्तुत करने से शुरुआत होती है, जो कि मानव केंद्रित होती है। इसमें भूतकाल के विभिन्न मानव के समाज के सदस्यों की जो भी कालावधि की कार्य होते हैं, चाहे व्यापार संबंधित होते हैं, चाहे जो भी कहानियों से जोड़ने से संबंधित होते हैं, वह सभी आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी अंग्रेजों का इतिहास अगर इसमें हमको पढ़ना है तो भारत देश में अंग्रेज कैसे आए, इसकी क्रिया कंपनी वगैरह की स्थापना कैसे किया, इन्होंने क्या क्या यहाँ पे करना शुरू किया, ये सब हमको आधुनिक इतिहास लेखन के अंतर्गत आया करता है। ये सभी प्रश्नों को इतिहास में जो है तीसरा आपका इसमें 4 स्तंभ मैंने बताया, तीसरा जो आता है इसमें प्रश्नों के इतिहास में जो भी दिए गए उत्तर होते हैं वह विश्वसनीय प्रमाण के आधार पर होने चाहिए। विश्वसनीय आधार के प्रमाण के आधार पर प्राप्त होने चाहिए। ऐसी प्रस्तुति में संरचना जो होती है ये सुसंगठित रूप से बैठने वाली हुआ करती है। तो बच्चों आधुनिक इतिहास लेखन में 3 हम लोगों ने जाना। अगला चौथा आपका जो आएगा इसमें भूतकाल के जो मानव समाज द्वारा जो भी किए गए कार्य होते हैं, चाहे व्यापार पे आधारित होते हैं, चाहे इतिहास पे आधारित होते हैं, चाहे मानव संसाधन पे आधारित होते हैं, ऐसा अनुमान किया जाता है। ये सभी विशेषताओं में बच्चों आधुनिक इतिहास लेखन की परंपरा के बीच जो भी था, ऐसे में यूनानी इतिहासकारों द्वारा लेखन पाए जाते हैं, जो कि ऐसा माना जाता है जिसमें सभी घटनाएं जो होती हैं वो उसमें समाहित होती हैं, हमको लिखने, पढ़ने या जानने की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी प्रणाली में हम आधुनिक इतिहास लेखन की प्रक्रिया को जान सकते हैं। बस बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।